सबको ध्यान से देखना है, एक एक चीज, एक एक लाइन अपनी एनसीईआरटी में जो लाइन में बोलूंगी हाईलाइट करना है, उसको हाईलाइट करके चलना है। जिस डायग्राम को मैं बताऊंगी कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, उस डायग्राम को आपको अपने वहां पे एनसीईआरटी में लिख लेना है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट आएगा तो आप हैंड रेस करोगे, अभी सबके हैंड्स ना मैं लोअर डाउन कर देती हूँ, हैंड रेस करोगे देन आई आस्क यू, आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि भाई फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स। वेरी गुड। एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का एक मेन कैरेक्टर कोई मेरे को बताएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो इनका ये है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, सिर्फ यही एक ऐसे प्लांट है जिनके अंदर फ्लावर बनता है। ऐसा इनके अंदर एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ यही दिखाता है। ये थोड़ा सा प्लांट किंगडम वाले चैप्टर को रिलेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन है नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ कौन दिखाता है? एंजियोस्पर्म्स दिखाता है, ये याद रखना है आप लोगों को। टिशो डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये चीज है जो मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पे, अपनी एनसीईआरटी के साइड में लिख रही हूँ मैं, आप लोगों को भी सेम अपनी एनसीईआरटी के साइड से, जिसको नहीं पता था डबल फर्टिलाइजेशन दिखाते हो लिख लो, जिसको पता था वो छोड़ दो। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है 2 बार फर्टिलाइजेशन का होना। ठीक है, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट है तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली फ्लावर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस एक चैप्टर से ना आपके देखो कौन कौन सा चैप्टर रिलेट होगा, मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। इस एक चैप्टर की वजह से आपके बहुत सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। एक तो ये चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं, इसी चैप्टर के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा प्लांट किंगडम भी कवर होगा। इसी चैप्टर के अंदर आपका सेल डिवीजन वाला चैप्टर है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, आपका वो चैप्टर रिवाइज होगा। इसी चैप्टर के साथ साथ आपका मॉर्फोलॉजी भी रिवाइज होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको कंसीडर करता है। ये हमारे पास फ्लावर के स्ट्रक्चर में बना रही हूँ। फ्लावर के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है, दिस कलर्ड पार्ट इज नोन एज पेटल्स। पेटल्स। पेटल्स सबको याद रहता है ना, पेटल्स, बिकॉज ये कलर्ड पार्ट है। पी4 पेटल्स, पी4 पंखुड़ी, कलर्ड पार्ट होता है। क्यों ये कलर्ड होते हैं? व्हाई दे आर कलर्ड? क्यों? इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन के लिए। एग्जैक्टली ताकि ये अपनी साइड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए, इसलिए इनको हम कलर्ड बनाते हैं। और इंसेक्ट को हमें क्यों अट्रैक्ट करना है? फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं पता है उसको आगे समझ में आएगा। पेटल्स आर आल्सो नोन एज कोरोला। कोरोला। इन्हीं को ही हम कोरोला भी बोलते हैं। फिर हमारे पेटल्स के नीचे ना हमको छोटी छोटी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। दीज आर द रिड्यूस्ड लीव्स, दीज रिड्यूस्ड लीव्स आर नोन एज सेपल। सेपल्स। Sepals are also known as calyx. कैलिक्स। ठीक है, कोरोला को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। अब ये फ्लावर का पूरा पार्ट जिस स्ट्रक्चर के ऊपर रुका हुआ है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेमस। और ये नीचे स्टॉक लाइक एक डंडी लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेडेंकल। पेडंकल। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो है हमारे फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स हो गए, थैलेमस हो गए, पेडेंकल हो गए, ये सब हमारे फ्लावर के वेजिटेटिव पार्ट्स है, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। सबसे सेंटर में हमारे पास होता है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज गायनोशियम। फिर यहाँ पे होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज नोन एज एंड्रोशियम। तो सेंटर में जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज गायनोशियम। एंड गायनोशियम इज आल्सो नोन एज, इसी को हम आपका पिस्टल भी बोल सकते हैं एंड कार्पेल। कार्पिल भी बोल सकते हैं। गायनोशियम भी, पिस्टल भी, कार्पिल भी। इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं आपका स्टिग्मा।
और ये नीचे लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये स्टाइल, स्टाइल। और सबसे बेस में आपका ये जो ओवरी, दिस इज ओवरी, इसको मैं इधर लिख रही हूँ। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं आपके ओव्यूल्स, ओव्यूल्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव गायनोशियम क्या है, लिख लो यहाँ पे, गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, 3 नाम है इसके, पिस्टल, कार्पल। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जी से। ये सारी चीजें मैं पूछूंगी आप लोगों से। फिर ये आगे आपका यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज ऑल्सो नॉन एज स्टेमन, इसको हम स्टेमन भी बोल देते हैं। अब इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे मैंने बाइलोब बनाया है ना, ये एंथर, तो इधर भी बाइलोब बनाया, इधर भी बाइलोब बनाया। दिस बाइलोब स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर। और ये नीचे डंडी लाइक स्ट्रक्चर है ना, लॉन्ग सी, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। 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 तो ये है हमारे फ्लावर की एक बेसिक से स्ट्रक्चर। इन्हीं सब पार्ट्स को लेके हम पूरे चैप्टर, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, इन फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, जिससे मैं पूछूंगी। हैंड रेज करो जिसको पता है। इशू आप बताओ। मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल में नहीं होते। एग्जैक्टली। और मैम और सेक्सुअल में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, लेकिन असेक्सुअल में नहीं मिलती। सेक्सुअल में नहीं मिलती। मैम सेक्सुअल में गैमेट का फ्यूजन होता है और असेक्सुअल में नहीं होता। एग्जैक्टली। देखो, सबसे पहला पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक है। सेकेंड चीज, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। थर्ड, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी होगा, उस इवेंट को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो ये तीनों इवेंट जिसके अंदर नहीं पाई जाती वो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट होता है, वही गैमेट्स बनाता है, और वही गैमेट्स आके जाके ऑफस्प्रिंग में बन जाते हैं विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो। ये जो हमने अभी सारी चीजें पढ़ी है ना, इसको अब मैं थोड़ा सा समराइज वे में लिखवाने की कोशिश करूंगी आपको। यहाँ पे हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में, ठीक है। फ्लावर के अंदर आपको पता है 2 पार्ट्स होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक हुआ आपके जनरेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमने पढ़ा 2 चीजें, एक तो हमने पढ़ा सेपल और एक पढ़ा पेटल, और रिप्रोडक्टिव में हमने पढ़े 2, एक पढ़ा हमने गाइनोशियम और एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक है, इन सब के दूसरे नाम याद है, सेपल्स इज आल्सो नोन एज कैलिक्स, पेटल्स इज आल्सो नोन एज कोरोला, गाइनोशियम इज आल्सो नोन एज पिस्टिल, कार्पेल, कार्पल। एंड्रोशियम इज आल्सो नोन एज स्टेमन्स। स्टेमन। ये सब कुछ हमको क्लियर है। अब आ जाओ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल। अब देखो ये वाला चैप्टर और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में आपका बेसिक बन जाएगा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स आती है। पहली इवेंट होती है यहाँ पे आपका प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली इवेंट। देन उसके बाद आता है आपका फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमेशा क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज प्री फर्टिलाइजेशन में कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये गैमेटोजेनेसिस 2 बॉडीज के अंदर होगा, मेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलेंगे, फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलेंगे। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, फ्लावर्स के बारे में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। we will call it microsporogenesis.
और Female फीमेल के केस में Megasporogenesis. Megasporogenesis. महक समझ आ रहा है? यस मैम। का मतलब होता है छोटा साइज। देखो याद रखने का तरीका, माइक्रो का होता है छोटा साइज। तो मेल गैमीट का हमेशा पता है ना, जो साइज होता है स्मॉल होता है, और फीमेल गैमीट एज कंपेयर टू द मेल गैमीट थोड़ा लार्ज होता है ना। Yes, तो हम इसको माइक्रो और मेगा बोल देते हैं। फिर ये स्पोरोजेनेसिस क्या है? जब भी हम फ्लावर्स के केस में बात करेंगे तो फ्लावर्स के केस में हम गैमीट टर्म ना यूज करके स्पोर टर्म यूज करेंगे। स्पोर, तो माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर मतलब स्पोर बता ही दिया गैमीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। जब छोटे स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो होता है मेल के अंदर, बड़े स्पोर का फॉर्मेशन वो होता है फीमेल्स के अंदर। क्लियर? यहां से हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू मेल गैमीट, मेल स्पोर बन के आ जाएगा, विच इज नोन एज माइक्रो Spores. microspores. और यहाँ पे हमारे पास बन के आ जाएगा आपका मेगा। Megaspore. अब ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जब आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने को क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइज। Fertilization. Fertilization. फ्लावर्स के केस में जब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन इज नोन एज Syngamy. पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो इवेंट होती है, पॉलिनेशन इज दैट इवेंट इन विच मेल गैमीट ट्रांसफर अप टू द फीमेल गैमीट। मतलब मेल गैमीट कहां से निकलता है? मेल गैमीट कहां बन रहा होगा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा होगा। Yes, ma'am. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है यहाँ पे? Androecium. Androecium. एंड्रोशियम के ऊपर है क्या? एंथर, और नीचे Filament. 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 देखो, here we have this one structure, ये ऊपर एंथर है और ये नीचे Filament. फिलामेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका? गायनोशियम। गायनोशियम की स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। तो एंथर के अंदर गैमेट, मतलब ये माइक्रोस्पोर यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से निकल के ये कहाँ आएगा? स्टिग्मा पर आएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे आपका Fertilization. Pollination. Pollination. pollination is the event of pollination is the event of transfer of pollen grain। यहाँ पे जो ये माइक्रोस्पोर है ना, दिस माइक्रोस्पोर द मेल गैमीट को वी विल कॉल इट पोलन ग्रेन। आगे जाके पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द Stigma. 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 कैन वी कॉल इट पॉलिन? मैम हाँ जी बेटा। मैम पॉलिनेशन का मतलब मैम फर्टिलाइजेशन का मतलब तो होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज करना, पर यहाँ पर तो फ्यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इवेंट में कैसे आ रहा ट्रांसफर है की इवेंट है यहाँ पे, ट्रांसफर की इवेंट है। पहले ट्रांसफर होगा तभी तो यहाँ पे गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा ना, ओके मैम। है ना। अब हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ता है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में ट्रांसफर होने गैमीट प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं, यस मैम, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे वो वहां पे इंसेमिनेशन है, यहाँ पे पॉलिनेशन है। ओके मैम। दोनों गैमीट जब मिलेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके क्लियर? आस्था समझ आ रहा है? Yes, ma'am. चलो, तो पोलन ग्रेन कहाँ से निकला? एंथर से निकला, स्टिग्मा पे पहुंचा, दिस इवेंट इज नोन एज पॉलिनेशन। जैसे ही वो स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा से निकल के स्टाइल में, और स्टाइल से यहाँ पे ओवरी के अंदर। ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आती चली जाएंगी। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, अब तक जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन आता है इस पॉलिनेशन के टाइप्स के ऊपर। Autogamy. क्या क्वेश्चन? Some types के autogamy, xenogamy हाँ, और उनके ऊपर बेटा देखो, अगर नीट का एग्जाम दोगे नीट में आएगा, एम्स नर्सिंग का दोगे, पैरामेडिकल का दोगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता पॉलिनेशन से क्वेश्चन वो ना डाले। 101% डालेंगे। और यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब वही जैसे हम ह्यूमन के केस में पढ़ते हैं, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, तो यहाँ पे भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो सारी इवेंट्स आ जाएंगी कि कैसे हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, कैसे हमारे सीड का फॉर्मेशन होगा, वो सारी इवेंट्स आएंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये लिख सकते हैं ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा इधर। Yes, ma'am. चलो,
तो यहाँ तक हम लोगों को बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी खोल लो, अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो अच्छे से कि एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है। अब देखो एनसीईआरटी ने जो फर्स्ट पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है ना हमको, इस फर्स्ट पैराग्राफ को तो भूल जाना, ठीक है। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट इन्होंने नहीं दिया हुआ है, हाईलाइट करना, जो जो लाइन मैं हाईलाइट करूंगी आप लोग भी हाईलाइट करोगे। फ्लावर कैसा ऑब्जेक्ट है? फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, मतलब इसको हर जगह पर यूज करता है, अपने घर को डेकोरेट करने में भी, सोशल चीजों में भी करता है। रिलीजियस मतलब भगवान जी के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज के भी हर तरीके से यूज करता है फ्लावर्स को। फ्लावर अभी बोलते हैं एटलीस्ट 5 फ्लावर्स का नाम बताओ, ये सब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली। ये सारा फर्स्ट पैराग्राफ भी कुछ नहीं है इसमें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको इवेंट बताया, इसीलिए मैंने आप लोगों को सारी चीजें पहले बता दी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में बोलते हैं कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है और उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रोसेस होने वाला है, वो हमको पढ़ना है। ये भी पूरा का पूरा पैराग्राफ वेस्टेज है, नहीं पढ़ना है इसको भी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? स्टार्ट करना है यहाँ से पढ़ना। ये वही स्ट्रक्चर है, डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना, इसके ऊपर डायग्राम पे भी क्वेश्चन आता है। ऊपर वाला पार्ट एंथर है आपका, और नीचे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज योर फिलामेंट। फिलामेंट को ही देखो यहाँ पे खोल के दिखाया हुआ है। अब ये लाइन ऑफ डाइशंस वगैरह ये सब क्या होता है, सब अभी समझाऊंगी आपको मैं फिर से। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। अब सबसे पहले हम स्टेमन के बारे में, स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोशियम। ठीक है। किस स्टेमन को ही हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब जहां पे आपका माइक्रोस्पोरेंजियम इज लाइक अ रूम, वो रूम या फिर वो जगह जहां पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और फिर इसी माइक्रोस्पोर से हम क्या बनवाएंगे? पोलन ग्रेन बनवाएंगे। स्टेमन पूरे के पूरे घर का नाम है, ठीक है। स्टेमन पूरे घर का नाम है, उस घर के अंदर एक रूम है, दैट रूम इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पे माइक्रोस्पोर बनेगा और वो माइक्रोस्पोर बड़ा होके पोलन ग्रेन कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब हाईलाइट करना शुरू करो। तो सबसे पहले वी हैव स्टेमन। स्टेमन क्या है? एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, विच इज नोन एज फिलामेंट। ये लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट, स्लेंडर मतलब स्ट्रेट, इसको हम बोलते हैं। एंड इसके बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे हमें एक बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रही है, ये रही बाइलोब स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। इसका जो प्रोक्सिमल एंड है फिलामेंट का, इस फिलामेंट का प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट। कहाँ पे अटैच था इसका नीचे वाला पार्ट? थैलेमस से। थैलेमस से अटैच था। और इसी फिलामेंट का ऊपर वाला पार्ट, डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट किससे अटैच है? एंथर से। पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आपका फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किससे अटैच है? थैलेमस से, या फिर फ्लावर के पेटल से भी अटैच हो सकता है। फ्लावर की पेटल से भी। मॉर्फोलॉजी में इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपीपेटलस ना? यस मैम। मतलब क्या होगा? एक सेकेंड बेटा, बताओ अभी दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? डिस्टल का मतलब क्या होगा? डिस्टल का मतलब होता है बेटा ऊपर वाला पार्ट, प्रोक्सिमल नीचे वाला पार्ट, ओके मैम। ठीक है। डिस्टल ऊपर वाला पार्ट, तो आपका जो, सपोज ये मेरा पेन है, तो पेन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्टल वाले पार्ट पे क्या है, तो आप बोलोगे डिस्टल वाला पार्ट बिल्कुल राउंड है और इसका प्रोक्सिमल वाला पार्ट पॉइंटेड है। तो ऐसे ये मेरा फिलामेंट है, फिलामेंट ऊपर क्या है? इसके बाइलोब स्ट्रक्चर अटैच है, विच इज योर एंथर। और नीचे किससे अटैच है? नीचे आपका तो थैलेमस से अटैच होगा या फिर फ्लावर की पेटल से अटैच होगा। और अगर फ्लावर की पेटल से आपका फिलामेंट अटैच होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस, जो कि हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है अदिति? ओके मैम। चलो मैम क्या बोला आपने? दोबारा मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो, मैंने ये बताया कि आपका जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो फिलामेंट वाला पार्ट है, फिलामेंट वाला पार्ट या तो आपके थैलेमस से अटैच हो सकता है। थैलेमस समझ आया ना क्या होता है? यस मैम। या फिर आपका जो फ्लावर का पेटल, पेटल वो कलरफुल वाला पेटल, पंखुड़ी, अगर उससे चिपका हुआ है ये पार्ट, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस। ओके मैम। ठीक है, रुको मैं इसको ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख देती हूँ। एपीपेटलस इज दैट कंडीशन व्हेन एंथर is attached with
पेटल्स, ऐसे ही लिख लेना एनसीईआरटी में। फिर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे वहां पे आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट लाइन में दे आर सेइंग कि भाई जो नंबर और लेंथ होता है स्टेमन का, कि किसी भी फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और या फिर एक भी हो सकता है, और इवन उसकी लेंथ भी किसी के अंदर बड़ी किसी के अंदर छोटी, वो वेरी करेगी फ्लावर टू फ्लावर, अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर के अंदर अलग अलग टाइप से होगी। तो ये यहाँ तक का बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब आ जाओ सबसे नीचे वाले पे, ये फालतू की लाइन लिखी हुई है, इन सबको छोड़ दो। फिर आता है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जब हम बात करेंगे, उसके अंदर जो आपका एंथर होता है वो बाइलोब होता है। हमने देखा ना, बाइलोब मतलब उसके अंदर 2 लोब्स बने हुए हैं। फिर ईच लोब, हर एक लोब के अंदर 2 थीकास प्रेजेंट है। कैसे आप इसको याद रखोगे? ऐसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोग इसको बना लेना। हमने बोला ना बाइलोब स्ट्रक्चर है, तो ये आपकी एक बाइलोब स्ट्रक्चर, ये एक लोब बन गया, ये दूसरा लोब बन गया, मतलब ये एक लोब है आपका और ये दूसरा लोब। एक लोब के अंदर क्या है? 2 थीकास है, एक ये थीका, एक ये थीका, एक ये थीका, एक ये थीका। एंड एक थीका को हम बोलते हैं क्या? 1 थीका इज नोन एज Sporangium. माइक्रोस्पोरेंजियम वही रूम है ना जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा। Yes, ma'am. तो हम बोल सकते हैं ना कि आपका जो ये एंथर दिख रहा है हमको, इस एंथर के अंदर 4 कॉर्नर्स हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं? Tetrad. तो किस कंडीशन में? टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखी जाती है किसके अंदर? एंथर के अंदर, टिपिकल एंथर के अंदर। लेकिन किसी किसी के अंदर ये बाइलोब ना होके मोनोलोब्ड भी होता है। मोनोलोब, एम से मोनोलोब और एम से मालवेशी फैमिली। कभी कभी ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ लेता है। सबके अंदर बाइलोब याद रखना। अगर मोनोलोब पूछ लिया तो एम से मोनोलोब, एन से मालवेशी फैमिली, ये लगा के आ जाना। ठीक है, चलो देखो। अब आप एक चीज सोच रहे हैं, ये मेरे पास एक सिंपल, ये जो ऐसे इसके अंदर ये थीका बना, ये थीका कैसे बना होगा? पहले स्ट्रक्चर ऐसे दिखती होगी ना, ऐसे, जब ये यंग होगी, है ना। फिर क्या हुआ? यहाँ पे ग्रूव बनाया गया, मतलब एक लाइन ड्रॉ की गई यहाँ पे। तो जैसे जैसे सपोज एक हम पेन लेके आ रहे हैं और पेन से इसको अंदर की साइड पुश कर रहे हैं, तो जैसे हम इसके अंदर साइड पुश करेंगे, इसके अंदर ऐसे ग्रूव बन गया ना एक। Yes, ma'am. है ना, इसी को बोलते हैं हम आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आया जिसने लेंथ वाइज हमारे थीका को सेपरेट कर दिया, मतलब एक लोब के अंदर 2-2 थीकास बन गए। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। तो अगर आपसे कोई पूछे थीकास किसकी वजह से बने? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की वजह से बने हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिखाया हुआ है। ये देखो, ये ना, इन्होंने इसको लिखा है लाइन ऑफ डेहिशंस। डेहिशंस का मतलब होता है तोड़ना या अलग करना, अलग करना या तोड़ना। ठीक है, वो लाइन जिसने आपके लोब को 2-2 थीकास में तोड़ा है। क्लियर? अब ये जो बाइलोब नेचर है एंथर का, ये वेरी डिस्टिंक्ट है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में। एंथर के अंदर 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बता दिए टेट्रास्पोरेंजिएट। इट हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक एक लोब के, दोनों लोब्स के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कॉर्नर 2 इन ईच लोब। द माइक्रोस्पोरेंजिया, अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप करेगा। और अब पहले तो हम रूम को क्या बोल रहे थे, या तो माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। अब उस रूम को हम पोलन सैक बोलेंगे। देखो, जब तक वो माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा तब तक इसका मतलब उसके अंदर माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर से ही पोलन ग्रेन बनेगा। यस मैम। माइक्रोस्पोर से ही पोलन ग्रेन बनेगा। तो जब पोलन ग्रेन बनना शुरू हो जाएगा तो अब हम उस रूम को माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं बोलेंगे, हम उस रूम को क्या बोलेंगे? पोलन सैक। ठीक है, तो अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होके फर्दर आपका पोलन सैक बनाना शुरू कर देगा। वही लॉन्गिट्यूडनली बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन, बट ये याद रखना, पोलन सैक।
अब हमको ये माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से भी क्वेश्चन पोलन सेक जो बना है ये प्री फर्टिलाइजेशन में ही आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही आएगा। सब प्री फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि हम पोलन ग्रेन बनवा रहे हैं ना, और पोलन ग्रेन क्या है आपका, मेल गैमीट है, तो हम गैमीट बनवा रहे हैं, और प्री फर्टिलाइजेशन में सारी गैमीटोजेनेसिस वाली इवेंट आएंगी। ठीक है मैम, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों सेम। ठीक है, अब आ जाओ इसकी स्ट्रक्चर पे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम हमने बनाया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना 4 वॉल्ड होती है, इसके अंदर 4 वॉल्स है, हाईलाइट करना इसको। इट इज मेड अप ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स में से सबसे आउटर मोस्ट इज योर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टैपेटम। अब यहां से एक बता देती हूँ मैं आप लोगों को, इन वॉल्स के ऊपर ना उसमें एम्स नर्सिंग में क्वेश्चन आया था 2023 में, इन्हीं वॉल्स के ऊपर, एंड नीट में तो क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से सीरीज याद रखनी है, सबसे पहले बाहर कौन सी है, एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, टैपेटम, और इनर से आउटसाइड पूछ लेंगे तो क्या बताओगे, टैपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो बाहर वाली 3 है ना, ये बाहर वाली तीनों के मिलके फंक्शन करती है किसको, आपके माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है, उस पोलन ग्रेन के डेहिशंस में, इसका वहां से उस रूम से बाहर निकलने में हेल्प करती है, हेल्प इन डेहिशंस ऑफ एंथर, ताकि एंथर जो है वो टूट जाए और वहां से पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाए। 2 फंक्शन हुए, पहला प्रोटेक्शन और दूसरा रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ना आपकी टैपेटम, इसका काम अलग होता है। इसका काम यह है कि भाई अंदर एक गैमीट बन रहा है, ऑब्वियसली गैमीट को नरिशमेंट की जरूरत होगी, तो गैमीट को नरिश करने का काम होता है टैपेटम का। कैसे नरिश कर पाती है, क्योंकि इसके पास बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, मोर देन 1 न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टैपेटम में। इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है, प्रोटेक्शन नरिशमेंट देने में हेल्प करेगी, और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। क्लियर? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। अब इसका ना छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं समराइज करने के लिए। ये मैंने बना दिया आपका एंथर। ठीक है, एंथर में सबसे बाहर वाली लेयर इज योर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है, एक ही साइड बना के दिखा रही हूँ। एपिडर्मिस के इनर मोस्ट में वी हैव एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के अंदर वी हैव मिडल लेयर। एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, सबसे बाहर वाली मैंने बनाया आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर है, सिंगल है पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम भी सिंगल, बट मिडल लेयर में 3 लेयर्स, लेयर है, मिडल लेयर में 3 लेयर्स। सेल लेयर जो है ये से 3 सेल लेयर होती है ये। यस मैम। ठीक है, और इसके इनर साइड में हैव टैपेटम। ठीक है, अब इस टैपेटम के अंदर ना एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। येलो से दिखा रही हूँ। टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, ये आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोर बनवाएगा, स्पोर बनाएगा, और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन बनवाएगा, पोलन ग्रेन बनवाएगा। ठीक है, इसी स्पोर। तो अगर आपसे पूछे कि इनसाइड द टैपेटम वी हैव अ टिश्यू व्हिच इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे आपने नोटिस किया, इस टिश्यू को बोलते हैं क्या है ये, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली बहुत टाइटली अरेंज सेल्स का एक ग्रुप है। होमोजीनस सेल्स है, होमोजीनस मतलब सारी की सारी सेल्स बिल्कुल एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी सेल में। एंड दीज
सेल्स ग्रुप बन गया एक, तो सेल नहीं बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइक्रोस्पोर कैसे बनवाएंगे उस इवेंट को पढ़ेंगे। दैट इवेंट इज नोन एज मैम जैसे, हाँ जी बोलो बेटा। मैम आपने जो डायग्राम बनाया उसमें आपने एंडोडर्मिस लिखा हुआ, एपिडर्मिस होगा ना? कहाँ लिखा? मैम मैं वही बोल रही हूँ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, या दिस इज माय मिस्टेक, एपिडर्मिस। मैम ने बोला एपिडर्मिस ही बोला, एपिडर्मिस और लिखा है कुछ नहीं। हो जाता है कभी कभी ना, बोलते कुछ और लिख देता है कुछ और। तो अब हम इसी इवेंट को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, एंथर डेवलप करेगा, जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, ये मियोटिक डिवीजन करना शुरू करेगा और क्या बना लेगा, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेगा। अब इसको थोड़ा सा समझना है, ये कैसे है, ये एक स्पोरोजिनस टिश्यू ऐसे बन गया ना टिश्यू। ये हमने बोला ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। यस मैम। कॉम्पैक्टली समझता है ना, अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली मतलब बहुत टाइटली अरेंज है। अब क्या होगा, ये अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहा है, यंग से मेच्योर हो रहा है ना। तो जैसे ही मेच्योर होगा तो मेच्योरिटी के टाइम पे क्या होगा ना, इनके बीच में कनेक्शन है जिसकी वजह से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। एक सेल दूसरे सेल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। डेस्मेटल कनेक्शन। अभी प्लाज्मा कनेक्शन आपने अगर वो चैप्टर पढ़ा है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्लाज्मोडेस्मेटा, दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। यस मैम। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे मेच्योर होंगे, तो हमारे पास ये सेल्स अलग अलग निकल जाता है ऐसे। ठीक है, अब एक सेल, क्योंकि सारे होमोजीनस सेल्स है, वन सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर। मदर सेल। यही तो गलती करते हो, पीएमसी। व्हाट इज पीएमसी? पोलन मदर सेल। क्या प्लॉइडी है इसकी? हैप्लॉइड होगा। मैम 2n। मैम डिप्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत गलतियां करी होगे आप लोग। पीएमसी, जब ये टूटे अलग अलग सेल्स, एक सेल को बोलेंगे पीएमसी, पोलन मदर सेल। अब एक पीएमसी को उठा लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, पीएमसी के अंदर मियोसिस कराया। अब आपको पता है मियोसिस इज व्हिच टाइप ऑफ डिवीजन, हैंड रेज करना रैंडमली हो जाएगा। मैम बहुत कंफ्यूजन होती है मियोसिस मियोटिक में। बताओ ये कंफ्यूजन। रिडक्शनल डिवीजन है मैम। मैम डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल है मैम। रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन? मैम डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाए। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, हाफ रह जाता है, हाफ हो जाता है। टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास, और मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4। कोई 2 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। देखो, हम मियोसिस कभी भी अकेला नहीं जाता। मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 होता है पहले, और देन मियोसिस 2 होता है। जैसे मियोसिस 1 जो है ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, और 2 इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन है। रिडक्शनल में यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स सपोज मेरे पास एक डिप्लॉइड सेल है, इस डिप्लॉइड सेल से मेरे पास 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। अब ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड सेल मियोसिस 2 में जाएंगे। अब मियोसिस 2 इनसे क्या करेगा, सेम प्लॉइडी के सेल बनवा देगा। तो इसका मतलब मेरे पास एक पीएमसी से कितने माइक्रोस्पोर बन के आए? 4। हाँ जी बेटा बोलो। मैम रिडक्शनल यानी कि मियोसिस 1 को ही मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। एक्सप्लेन करना। देखो फिर से बताती हूँ। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस के अंदर 2 इवेंट आती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। जो आपका मियोसिस 1 होता है उसके अंदर वो एक रिडक्शनल डिवीजन है, जिसके अंदर आप कोई भी सेल डालोगे, उस सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम होंगे उससे नई बनने वाली दोनों सेल में हाफ हाफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। जैसे हमने देखा ना, 2n लिया मैंने सेल, उसके अंदर मियोसिस कराया तो 2n से मेरे पास 2 nn सेल आ गई।
यस मैम। हाफ हो गया ना। अब इसके अंदर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखता है। तो मेरे पास 4 सेल आ गई है, 2 से Yes, 4 ma'am. ये होता है पूरा, ये पूरा एक मियोसिस है। मैम मियोसिस 2 जो होता है वो सिमिलर माइटोसिस के होता है ना? हाँ, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। अभी कोई डाउट है किसी को? नो मैम। चलो, नो मैम। मैम मियोसिस को मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। हाँ देखो ये भी बताती हूँ आपको। मियोसिस इज अ प्रोसेस, मियोसिस एक प्रोसेस है। और अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे किस टाइप का डिवीजन हो रहा है, तो आई से मियोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, मियोसिस इज अ प्रोसेस और मियोटिक इज अ डिवीजन। अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं मियोसिस, या एक होता है माइटोसिस, ये दोनों प्रोसेस है। और अगर आपसे कोई पूछे डिवीजन कौन सा हो रहा है, तो मियोसिस में हम लिख देते हैं मियोटिक डिवीजन, और माइटोसिस में हम लिख देते हैं माइटोटिक डिवीजन। बताओ अब होगा क्या कंफ्यूजन इसमें? यस मैम। नो मैम। मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब अब मेरे पास ना 4 सेल बन के आएंगी। ये आ गई मेरे पास 4 सेल, चारों की चारों NN ब्लड की है। अभी चारों में क्या होता है, नहीं चारों की चारों आपस में ऐसे बिल्कुल अटैच्ड है, क्योंकि ये लेयर है, कैलोज की हार्ड लेयर है। अब एक एंजाइम आएगा कैलोज को ब्रेक करने के लिए, कैलेज एंजाइम। डाइजेस्ट कर जाएगा, और डाइजेस्ट करके मेरे पास ये मेरे को 4 माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे, माइक्रोस्पोर दे जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि हमारी एनसीईआरटी लिख के दे रही है हमको। माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो यही लाइन लिखी हुई थी ना एनसीईआरटी ने, इसको देख लेते। अभी बोलते हैं कि जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसकी सेल्स मियोटिक डिवीजन में जाएंगी एंड दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी पूछते हैं टेट्राड की प्लॉइडी कितनी होगी, तो हम बता देंगे। एनसीईआरटी की लाइन क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पेज पे आओ। ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, ये डायग्राम आया हुआ था नीट उसमें एम्स के एग्जाम में, एम्स 2023 में। दिस पर डायग्राम। हाँ जी। क्या बेटा? मैम जो एग्जाम में आएगा तो मैम हमसे लेबलिंग ही तो पूछी जाएगी ना मैम इसमें? एग्जैक्टली, लेबलिंग पूछी जाएगी। अब लेबलिंग में कैसे पूछते हैं वो, ये एपिडर्मिस है, इसको हटा के इधर ए कर देंगे, इसको इधर से हटा के इसको बी कर देंगे, इसको इधर से हटा के इसको सी कर देंगे। तो अब बता देना सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, और सेकंड नंबर वाली एंडोथीशियम, और अंदर ये देखो ना, 3 पे बना रखा मिडल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट वाली आपकी टैपिटम, और टैपिटम के अंदर तो इन्होंने पूछा ही नहीं, अगर पूछता हम बता देंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना। ये वाला डायग्राम भी याद रखना, यहाँ पे बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये बस एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे इन्होंने स्पोरोजिनस टिश्यू भी लिख के दिया हुआ है। ये नीचे वाला डायग्राम भी देख लो। नीचे वाले डायग्राम में क्या है, ये जो आपकी लेयर है, ये लेयर डेहिशंस दिखा रही है ना यहाँ पे। यस मैम। ये डेहिशंस हो रही है, और ये जो अंदर ये पोलन ग्रेन बने, ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के चले जाएंगे और जाके स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे, एंड दैट इवेंट इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर? यस मैम। चलो ये हो गया हमारे पास। अब बोलते हैं कि एज each cell of the sporogenous tissue is capable to giving rise to a microspore tetrad। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल ने आपको एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना के दे दिया, जिसके अंदर 4 सेल्स थी, कैलोज की लेयर थी, कैलेज एंजाइम ने उसको तोड़ा। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है ना, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि भाई हमारा जो स्पोरोजिनस टिश्यू था
उस टिश्यू को जब हमने तोड़ा, सेल्स देखे, तो हर एक हर एक सेल के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ईच सेल कैन गिव राइज टू अ 4 माइक्रोस्पोर। एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने ना? यस मैम। पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने, और 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने मियोसिस रिक्वायर्ड हुए मेरे को? 1 एक मियोसिस लगा, है ना? याद रखना है ये। देखो इसको साइड में लिख लो। 1 पीएमसी से क्या बने हमारे पास? 4 और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बने। और कितने मियोसिस लगा? एक मायोसिस। यही 4 के 4 माइक्रोस्पोर आगे जाके 4 पोलन ग्रेन बना देंगे। यस मैम। यस मैम। तो we can call it कि 1 meiosis से we are forming 4 pollen grain. यस मैम। एक meiosis से 4 pollen. If someone asks you कि I'm giving you 10 meiosis, तो कितने pollen grain 40 pollen grain 40 कर दोगे? अगर ऐसा second टाइप का क्वेश्चन आगे कर लोगे? यस मैम। यस मैम। चलो हो गया। तो ये बोलता है, अब इस लाइन को पढ़ना, हाईलाइट करना। इवन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, हमने पीएमसी से माइक्रोस्पोर बनवा लिया थ्रू मियोसिस। दिस इवेंट इज नोन एज माइक्रोस्पोर। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर एक क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज थे। दैट क्लस्टर इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर जैसे जैसे एंथर मैच्योर हुआ, डिहाइड्रेट हुआ, ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो गए, और फिर इन्होंने क्या बनाया अपने अंदर? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में डेवलप होगा। पोलन ग्रेन बनना शुरू हो जाएगा तो रूम का नाम चेंज होके पोलन सेक बन जाएगा ना? यस मैम। पोलन सेक, वेरी गुड। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है हमारे पास एक एंथर में? 4। हाँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम से थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बन के निकलते हैं एक टाइम पे। पोलन ग्रेन, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई एक माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, उसको समझ लेते हैं फटाफट से। अब इधर आ जाओ। ये मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर है, N. अब इससे ही मेरे पास क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। 4 ही पोलन ग्रेन बनेंगे। कौन सा डिवीजन मुझे कराना पड़ेगा? क्योंकि ये N है, पोलन ग्रेन को भी मुझे N ही रखना है। माइटोसिस। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लाइडी सेम रखनी है, प्लाइडी सेम रखनी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे माइटोसिस कराना पड़ेगा। अब माइटोसिस करने के बाद देखना अब यहाँ पे कैसे चलेगा। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो याद रखना है, फाइट इज नॉन एज बॉडी। फाइट किसको बोलता है? बॉडी को। तो पोलन ग्रेन वो बॉडी है जिसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है। मेल गैमेटोफाइट वो बॉडी जिसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है। तो अब आप हिबिस्कस का फ्लावर लेंगे, उसके एंथर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर से छोटे छोटे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर उसके पोलन ग्रेन। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है हिबिस्कस देखने के लिए। अब आता है कि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो बनता कैसे। इन्होंने कुछ इवेंट दिया हुआ। अब इन इवेंट पे ना बच्चों देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहीं से समझा रही हूँ। ये हमारे पास एक टेट्राड है, 1 2 3 4। इस टेट्राड के अंदर से मैंने एक माइक्रोस्पोर उठा लिया। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या हुआ? बड़े बड़े साइज के वैक्यूल्स बनने शुरू हो गए। अब जैसे ही वैक्यूल बने, तो बड़े साइज के वैक्यूल बने, तो हमारा जो न्यूक्लियस था पहले सेंटर में बैठा था, अब सेंटर से उठ के किधर आ गया? साइड में। पेरिफेरी पे। पेरीफेरल बन गया। पेरीफेरी का मतलब होता है कॉर्नर पे आ गया। अब यहाँ पे अब ये क्या करना लगेगा? अब इसको क्या करना है अपने अंदर? माइटोसिस करना है ना? यस मैम। अब माइटोसिस क्या होगा? अब बेचारा एक कॉर्नर में बैठा है, तो कॉर्नर में ही अपना माइटोसिस करेगा। तो कॉर्नर में माइटोसिस करने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर एक तो बड़ी सेल बन जाएगी और एक छोटी सेल बन जाएगी।
जो लार्ज सेल होगी इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉल सेल होगी वी विल कॉल इट जनरेटिव जनरेटिव सेल। जनरेटिव लार्ज सेल repeated। अब लार्ज है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम तो कर रही होगी है। क्या काम करेगी? ये अपने अंदर फूड फूड स्टोरेज करेगी। मैम फूड इसका काम होगा अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर करके रखेगी। जनरेटिव सेल का काम होगा भाई ये अपने अंदर गेमीट्स रखेगी, गैमेट बनाएगी। गेमीट रखेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया क्या आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर इज नोन एज एग्जाइम एग्जाइम। और इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। एग्जाइम लेयर जो होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन से। क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में, क्वेश्चन आता है इंटाइन किससे बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज एंड पैक्टिन। याद रखना, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज बता देती हूँ, थोड़ा सा पोलन ग्रेन का डायग्राम बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। ये जो मैं रेड से बना रही हूँ दिस लेयर इज इंटाइन, ठीक है। अब इसके बाहर आपकी ये एक्साइन, एक्साइन जो होती है ना ये अलग अलग टाइप के पैटर्न दिखाती है, हर एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग पैटर्न दिखाएगी और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है। एक्साइन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस लेयर, एक होल है, एक पार्ट है जहां पे एक्साइन एब्सेंट होते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज जम्पोर। तो हो सकता है कि जो आपकी बाहर वाली एक्साइन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, है ना, लेकिन अंदर वाली जो लेयर है इंटाइन वो कॉन्टिन्यूअस लेयर है। यस मैम। पूरी तरीके से करके रखिए। यही जम्प पोर्ट से आपका पोलन ट्यूब बनना शुरू होगा, यही जम्प पोर्ट से। अभी पोलन ट्यूब बनता कैसे है, क्यों है, उसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगी। मैम ये साक्षी मैम एक क्वेश्चन था उसमें बोला था अगर मतलब किसी वजह से इंटाइन डैमेज हो जाता है तो जम्पोर भी नहीं बनेगी, तो ये नहीं सही है? बनेगी, हाँ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देखो इंटाइन जो है वो बनी हुई है किससे? सेल्यूलोज पैक्टिन से। ठीक है। और ये जब ये पोलन ट्यूब बनना पता कब शुरू होती है? जब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाता है पोलन ग्रेन। क्या होता है, स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट है, उसके ऊपर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है। अब क्या सेल्यूलोज है, अब सेल्यूलोज तो आपको पता है भाई जहां से इसको पानी दिखेगा सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो अब ये सेल्यूलोज क्या करेगा, इस सेल्यूलोज इंटाइन लेयर के अंदर है, इसको पानी मिल रहा है, एब्जॉर्ब करे जा रहा है, भाई इतना एब्जॉर्ब करेगा, इतना सारा एरिया कहाँ से लेके आएगा, तो इसको यहीं पे स्पेस दिखेगा, दिख रहा है ना, तो ये यहीं से अपने आप को बाहर निकालना शुरू कर देगा और यही इसकी ट्यूब बन जाएगी। पोलन ट्यूब कुछ नहीं है, पोलन ट्यूब वो है इंटाइन बाहर की साइड निकल जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, उसी को पोलन ट्यूब बोलते हैं। इशू म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। हमें से मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा पर इंटाइन को? स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा है ना जब आपका पोलन ग्रेन, तो स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है। मैम एक बार फिर से समझा दो। ये मैंने बताया बेटा, पोलन ट्यूब क्यों बनती है, क्योंकि पोलन ट्यूब तब बनेगी जब आपका पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेगा। स्टिग्मा के ऊपर है बहुत सारा मॉइस्चर। क्या होता है, इंटाइन के पास सेल्यूलोज है और सेल्यूलोज बिल्कुल पानी का भूखा होता है, मतलब भूखा नहीं, प्यासा होता है, जहां से इसको पानी मिलता है ये पीना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको जैसे ही पानी मिला, सेल्यूलोज होता है ना, हमारे जो वुडन डोर्स वगैरह हैं वो बारिश के मौसम में अपने फ्रेम में सेट नहीं होते, टाइट हो जाता है, क्यों? सेल्यूलोज है और बाहर मॉइस्चर है बहुत ज्यादा, सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इम्बिबिशन इस प्रोसेस को बोलते हैं हम। तो यहाँ पे भी ये करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करे जा रहा है, कोई चीज पानी एब्जॉर्ब करे तो फूलेगी ना वो, अब फूल के बाहर कहाँ से निकलेगी, जहां पे आपका एक्साइन नहीं है, तो ये वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और उसी को हम पोलन ट्यूब बोल देते हैं। तो पोलन ट्यूब कौन सी लेयर से बन रही है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्साइन से बन रही है, इंटाइन से बन रही है? इंटाइन से बन रही है, ठीक है। ओके मैम। चलो अब एनसीईआरटी की लाइन पे आ जाओ। पोलन ग्रेन का शेप याद रखना है, स्फेरिकल शेप होता है।
कितना साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर दिया हुआ है। अब अगर स्टेटमेंट दिया तो डायमीटर की जगह वो लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी लिख के दे देंगे, स्फेरिकल की जगह ओवल राउंड कुछ भी लिख के दे देंगे। दैट मींस आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के चलिए, तभी आपको एक एक वर्ड याद रहेगा। 2 लेयर है इसके अंदर। हार्ड आउटर लेयर इज एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेजिस्टेंट मतलब कोई भी चीज इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकती। कितना भी हाई टेम्परेचर दे देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एंजाइम ऐसा नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ पाए। भाई जब इसको कुछ नहीं तोड़ पाएगा तो पोलेनिन जहां पे भी रहेगा वहां पे ऐसा रहेगा क्या? फोसिल्स बन जाएगा ना? यस मैम। यस तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पोलन ग्रेन को फोसिल वाला प्रॉपर्टी कौन दे रहा है, देखो लाइन लिखी हुई है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन, मतलब अब तक नहीं पता लगाया गया है। पोलन ग्रेन का एग्जाइम हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। पोलन ग्रेन एग्जाइम में एक ऐसा पार्ट है जहां पे वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, दैट पार्ट इज नोन एज जर्म पोर। कि जर्म पोर से आपकी पोलन ट्यूब निकलेगी। यस मैम। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोसिल। इनको हम फोसिल्स के जैसे भी रख सकते हैं। क्यों? कॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एग्जाइन एक अलग अलग पैटर्न और डिजाइन दिखाता है। दिखाता है ना? अब एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, अगर मुझे पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखना है अपने पास तो मैं कहाँ पे स्टोर करके रखूं? लिक्विड नाइट्रोजन में माइनस 190 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन और टेम्परेचर होना चाहिए 190 है ना? कि अगर मैं इस मीडियम में अपने पोलन ग्रेन को 195 नहीं है गुंजन, 196 है, तो ये हम इसको बहुत साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब प्रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? प्रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है, मान के चलो रोज प्लांट है, रोज हमको पता है कितना अच्छा प्लांट है, तो आप मान के चलो कि हमारे पास क्या हो रहा है ना, हमारे अर्थ पे रोज की वैरायटी खत्म हो गई है, सिर्फ एक प्लांट बचा हुआ है जो कि शिवानी मैम के पास है, पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा रोज प्लांट है ना, ये आने वाली जनरेशन भी देखे, तो मैं क्या करूंगी, उसका पोलन लूंगी, उसको लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे रख दूंगी उठा के, फिर उस पोलन ग्रेन का यूज करके हम कभी भी रोज प्लांट बना सकते हैं, है ना? यस मैम। तो बस यूज करते हैं हम इसको, जो कि हम इकोलॉजी के अंदर भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन टॉपिक में। अब आ गया हमारे पास इंटाइन। सबसे इनर मोस्ट लेयर है पोलन ग्रेन की, इज योर इंटाइन। थिन है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, किससे बनी है? सेलुलोज पेक्टिन से बनी है। जो पोलन ग्रेन है उसका साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर इंटाइन है, फिर एक्साइन है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स है जब ये मेच्योर हो जाता है। सबसे बड़ी वाली वेजिटेटिव क्यों बड़ी है? कि भाई बहुत सारा फूड है इसके पास। स्टोरेज। इस लाइन को हाईलाइट करो। लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल जो है वो छोटी है और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती रहती है, बहुत छोटी है और उसके अंदर फ्लोट करती रहती है। इसकी जो शेप है, इसकी जनरेटिव सेल की स्पाइंडल शेप होती है। डेंस साइटोप्लाज्म है और इसके पास न्यूक्लियस भी है। अब ये वाली जो लाइन है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मतलब पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर हम मानेंगे ये है कि आपके जो 60% एंजियोस्पर्म्स है, 60% एंजियोस्पर्म वो एंथर से निकलते हैं 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज कौन सी? एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। लेकिन बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म है वो एंथर से ही निकलते हैं 3 सेल स्टेज में। अब आप बोलोगे मैम ये 3 सेल स्टेज कहाँ से आ गई? अब ये 3 सेल स्टेज यहाँ पे देखो, ये मेरे पास है, ये ऐसे स्पाइंडल शेप की, ये ऊपर वाली वेजिटेटिव और नीचे वाली जनरेटिव। तो अभी 2 सेल है तो वी विल कॉल इट 2 सेल स्टेज।
अब ये निकली कहाँ से? 60% के अंदर तो ये ऐसी निकलती है एंथर से और स्टिग्मा पे पहुंच जाती है। अब एक इवेंट इनके अंदर होते हैं, जैसे ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं ना, तो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते ही जेनरेटिव सेल वापस से माइटोसिस कर देती है और एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। तो एक वेजिटेटिव हो गई और 2 जनरेटिव हो गई, तो वी विल कॉल इट 3 सेल स्टेज। क्योंकि मैंने सबसे जब चैप्टर स्टार्ट किया था बताया था एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर पाया जाता है जो डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई? 2 गैमेट होंगे तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा ना। यस मैम। इसलिए इसके अंदर 2 गैमेट होने जरूरी है। अब या तो अपने घर से ही पूरी तरीके से तैयार होके निकल लो 3 सेल स्टेज में, या 2 सेल स्टेज में निकल लो और जब दरवाजे पे पहुंच जाता है तब आके 3 सेल में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन 3 में तो होना ही पड़ेगा। तो 60% तो 2 सेल स्टेज में निकलता है, स्टिग्मा के ऊपर आके फिर 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है, और 40% वो 3 सेल स्टेज में निकलता है। याद रहेगा? Yes. चलो ये लाइन हमको क्लियर। अब पोलन ग्रेन जो होता है ना वो अलग अलग टाइप की एलर्जीज भी कोज करता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी कोज करता है, मतलब आपके ब्रोंकी के अंदर इन्फ्लामेशंस हो जाती है जिसकी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आपका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ जाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है पार्थीनियम। पार्थीनियम इज ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्लास। जब हम पहले के टाइम में क्या था ना, हमारे इंडिया के अंदर व्हीट का कोई भी खेती या कुछ भी नहीं था क्रॉप, तो अगर हमें गेहूं खाना होता तो यूएस से एक्सपोर्ट कराना पड़ता था। अब क्या हुआ, एक टाइम पे यूएस से जब एक्सपोर्ट करा रहे थे तो हमारे व्हीट के साथ साथ ये पार्थीनियम का भी एक पोलन ग्रेन आ गया मिक्स होके। अब हमारे इंडिया के अंदर ये इतना ज्यादा फैला इसका पोलन ग्रेन कि इंडिया के अंदर पोलन एलर्जी होना शुरू हो गई, क्योंकि इस पोलन ग्रेन को खाने वाला कोई प्रीडेटर नहीं था इंडिया के अंदर, क्योंकि नया नया आया था। नया आया तो इसका शिकार करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा पोलन एलर्जी हुई थी ना, दैट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विद इंपोर्टेड वीट, जब हम इंपोर्ट करा रहे थे यूएस से, और ये इतना ज्यादा यूबिक्वियस मतलब फैल गया इन अकरेंस, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पोलन एलर्जी हुई थी। क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडिया के अंदर ये पार्थीनियम ग्रास किसके साथ इंपोर्ट होके हुआ था, आया था व्हीट के साथ, कहाँ से आया था? यूएस से। यूएसए। अब पोलन ग्रेन के भाई नुकसान है तो इसके फायदे भी कुछ ना कुछ हैं। क्या कि ये बहुत सारे अच्छे अच्छे इसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज। आज के टाइम में क्या होता है ना, बिकॉज न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे हैं तो इसकी टेबलेट्स बना दी गई है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है उन वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी टेबलेट, इसके सिरप्स मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन जो हमारे एथलीट्स है और रेस हॉर्सेस वगैरह है उनके लिए बैन है, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इनको एज अ मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, बेटा बस मैक्स 5 to 6 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट। ओके मैम। व्हेन वंस दे आर शेड, शेड का मतलब समझते हो, एंथर से निकल के आ गए ना। ये कि हमारा जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन का एक लाइफ स्पेन है। लाइफ स्पेन का मतलब है कि ये निकला कहाँ से, एंथर से। एंथर से निकला, स्टिग्मा पे पहुंचा। अब स्टिग्मा पे लेट्स सपोज एंथर से निकला, ठीक है, और पहुंचना कहाँ है इसको, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना है, लेकिन स्टिग्मा में पहुंचने से पहले कहीं पे अर्थ पे जाके गिर गया, कहीं दूसरी जगह जाके गिर गया, तो इसका अगर एक लाइफ स्पेन हुआ 2 घंटे का, तो ये तो बेचारा 2 घंटे तक स्टिग्मा पे नहीं पहुंचा, ये डिग्रेड हो जाएगा। एक सेकेंड, बताओ डिग्रेड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस यस मैम। मैम। इसका मतलब हमारे कुछ पोलन ग्रेन हमारे पास ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पेन बहुत बड़ा है, कुछ ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पेन बहुत छोटा है। तो बोलते हैं पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी, मतलब ये अपनी पावर को खो दे उससे पहले इनको स्टिग्मा पे पहुंचना पड़ेगा, और अगर पहुंच गए उससे पहले तभी फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि एक पोलन ग्रेन का लाइफ स्पेन कितना हो सकता है? ये बोलता है कि पोलन ग्रेन का लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है। ठीक है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है इसका लाइफ स्पेन, कि आपके टेम्परेचर कैसा है, वहां का ह्यूमिडिटी कैसा है। अभी हमको एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या दे रहे हैं कि कुछ दालें, सीरियल्स ऐसे हैं
राइस, व्हीट, इनकी पोलन ग्रेन जो है ना 30 मिनट के अंदर खराब हो जाता है। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा पे पहुंच गए तो फर्टिलाइजेशन कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके पोलन ग्रेन ऐसे हैं मंथ तक रहते हैं। तक जिंदा रह सकते हैं। मतलब अगर वो 10-15 दिन बाद भी स्टिग्मा पे पहुंचे तो तब भी ये फर्टिलाइजेशन करा देगी। ठीक है, यू मे हैव हियर्ड, अब वही जो मैंने आपको -1 है वही लिख के देते हैं कि अगर आपको पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखना है बहुत सारे सालों तक तो आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में रख सकते हो। जहां पे आप उसको स्टोर करके रखते हो उनको हम पोलन बैंक बोलते हैं, या फिर सीड बैंक के जैसे होता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इनका यूज किया जाता है, मतलब हम अपने डिजायर्ड क्रॉप अगर बनाना चाहते हैं उसमें। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अगर आप बात करोगे ना आज की क्लास में हम लोगों ने अपने कितने मार्क्स, 8 नंबर का पढ़ लिया हमने आज की क्लास में। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं 8 नंबर। मैम एक बारी वो जो 3 सेल स्टेज थी वो बताना। देखो 3 सेल स्टेज में बेटा ये होता है कि आपका जो सेल है ना, अभी 2 सेल स्टेज है, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है, 2 सेल स्टेज है ना। ठीक है, और हमको पता है एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के हमको 2 गैमेट्स चाहिए। यस मैम। तो जब ये आपका स्टिग्मा से निकलता है तो कुछ एंजियोस्पर्म्स में तो मतलब 60% एंजियोस्पर्म में तो 2 सेल स्टेज में निकल जाता है अपने घर से, और फिर जब ये अपने टारगेट पे पहुंचता है वहां पे 3 में कन्वर्ट हो जाता है। 3 में कन्वर्ट कैसे होता है? जनरेटिव सेल एक बार फिर से माइटोसिस करा के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 2 गैमेट बनवा लेता है उसको 3, क्योंकि एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव 3 हो गए। और 40% ऐसे होता है जो कि 3 सेल स्टेज में निकलते हैं अपने घर से। यस मैम। डन? यस मैम। बोलो।